हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम चैप्टर नंबर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है बेटा, इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ हमने सोसाइटी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, बट नाउ अभी रियल नॉलेज की बात आती है, जो आप लोग ज़रूर बताइए, जिन लोगों को नहीं पता उनको अवेयर कीजिए। वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही काम की चीज़ है, एंड दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। नाउ बर्थ कंट्रोल मेथड्स तो भाई तुमको ऐसे ही पता लग रहा होगा कि इसका मतलब होता है बर्थ को कंट्रोल कैसे किया जाए। यार हमने पॉपुलेशन पे अच्छा खासा डिस्कशन किया था, एंड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा जो बढ़ रही है, अब ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते कि लोग मरे। भाई बीमारियों के इलाज आएंगे तो लोगों की डेथ कम होगी, बट हमें पॉपुलेशन कम कैसे करनी है, हमें बर्थ को कंट्रोल करना है। सो नाउ आज की क्लास में यहाँ पे हमें पढ़ेंगे बहुत सारे तरीके बर्थ को कंट्रोल करने के। सो मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये लेक्चर बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगी भी कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे। और बच्चों अगर तुमने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो देख लो। एक चीज़ मेरी यहाँ पे मान लो बेटा, जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि कब हमको परफॉर्म करना है, हम उस दिन का वेट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, वो रिस्की होता है कि क्या हम उस परफॉर्मेंस को बिल्कुल अपग्रेड कर करके बढ़िया रिजल्ट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, मम्मी जब तक 3-4 बार नहीं बोलेंगी तब तक सफाई नहीं करेंगे। कॉपी जिस दिन मैम ये नहीं बोलेंगी कि अभी चेक करूंगी, तब तक बेटा हम लोग काम पूरा नहीं करते। इनफैक्ट मैम ने अगर ये भी कह दिया कल कॉपी चेक होगी, तो बेटा तुम कल ही सुबह सुबह से कॉपी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। सो यार कोई भी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, हम हमेशा वेट करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे इसको करेंगे। देखिए अक्सर क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उस टाइम पे हम पजल हो जाते हैं, और जो हम इजीली कर सकते हैं वो भी चीज़ें हमारी खराब हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी है लाइफ में आपको इस चीज़ों को समझना कि हर चीज़ का ना एक समय होता है, और समय ही बेटा, ये समय का यूज़ करना, यही एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट की डिफरेंस क्रिएट करता है। एक एवरेज स्टूडेंट सही समय पे सही तैयारी नहीं करता, टॉपर जो कि कर रहा होता है और इसीलिए वो टॉप करता है। सो देखिए आप भी बन सकते हैं, आपको भी सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आपके भी सेम ही टीचर्स हैं। द पॉइंट इज कि तैयारी आपकी तरफ से कम हो रही है। सो मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ या ये गाइड करती हूँ, अब आप इसको कैसे भी ले लो बेटा, आप इसी समय पे ये चैप्टर्स को प्रिपेयर करने लग जाओ। अभी तुम्हारी छुट्टियां चल रही है, प्रिपेयर मैक्सिमम चैप्टर्स, जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको प्लीज फॉलो करो, ताकि लास्ट में इकट्ठा ना हो और तुम्हारे किसी वजह से नंबर कम नहीं आए। ठीक है, तो प्लीज जाकर के पुराने लेक्चर्स देखेंगे और ये चैप्टर अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम देयर टू आंसर यू। चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था बेटा, ना हमने यहाँ पे डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उनसे जुड़ी जुड़ी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझा, उसको रीजन समझे, उसको दूर करने के तरीके समझे, एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब देखिए कई सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, और आप इनको जनरली कैसे कैसे कर सकते हो। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये टॉपिक बहुत ही लॉजिकल है, लॉजिक्स के साथ इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही बर्थ कंट्रोल होता है, इसका मतलब है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर पहले ये सोचो कि बर्थ होती कैसे है। सो बर्थ कैसे होती है बेटा, मेल की बॉडी में मियोसिस होगी, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस से बच्चे बनता है स्पर्म। चलो फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में ओवरी में मियोसिस होगी और वहां से क्या बनता है, ओवम। फिर बच्चे
ये जो दोनों चीजें हैं ये कहाँ पे मीट करता है? ये मीट करता है इन द फैलोपियन ट्यूब, स्पेसिफिकली एम्पुला पार्ट पे इसकी बच्चे फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जा करके आपका जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा वगैरह वगैरह, प्रेगनेंसी हो गई। अब आप किस स्टेट पे रोक सकते हो बर्थ को? बर्थ तो इसी तरीके से होगी। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल वेज दैट यू कैन कंट्रोल अ बर्थ? लॉजिक से सोचो यार, मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि किसी तरीके से मैं गैमीट्स को ही नहीं बनने दूं, कि मेल में गैमीट्स बनने को रोक लूं या फीमेल के अंदर गैमीट्स बनने को रोक लूं। अब देखिए बेटा, मेल में तो लाइफ टाइम गैमीट्स बनता रहता है, लेकिन फीमेल में मुझको पता है बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप हर महीने देखते हो कि ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज, जिसमें एक्चुअल मियोसिस होती है, सो दैट मैच्योरेशन फेज टेक्स प्लेस इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने एक ओवरी, एक एग बनाती है। तो मैं कुछ ऐसा हार्मोन में उलट फेर कर सकती हूँ कि मैं गैमीट्स को बनने से रोकूं। सो मेरा तरीका है कि किसी तरीके से हम गैमीट की फॉर्मेशन को इंटरप्ट कर दें। चलिए, अब देखा जाए ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि आप हार्मोन के साथ पलटखेर कर रहे हो ना। दूसरा तरीका है, चलिए अगर मैंने गैमीट्स को बना ही दिया ना, फीमेल के अंदर गैमीट बन तो गया बट वो रिलीज होता है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स इस ओव्यूलेशन के पहले ही हो जाएगा, यानी बहुत पहले स्पर्म्स आ चुके होंगे या बहुत बाद में स्पर्म आ चुके होंगे, तो ऑब्वियसली स्पर्म उस ओवम के साथ मीट नहीं कर पाएगा। तो मैं कह सकती हूँ मैं किसी तरीके से ओव्यूलेशन को कंट्रोल करूं कि ओव्यूलेशन उसके अकॉर्डिंग हो, या ओव्यूलेशन अगर उस चीज के अकॉर्डिंग ना हो तो जो एंट्री ऑफ गैमीट्स है वो उसके अकॉर्डिंग हो, जी ओव्यूलेशन के आसपास ना हो। तो या तो मैं ओव्यूलेशन ना होने दूं, तीसरी चीज बेटा मैं किसी तरीके से इनकी मीटिंग नहीं होने दे रही। अब मीटिंग बहुत तरीके से आप रोक सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, ओव्यूलेशन के बिफोर एंड आफ्टर अगर स्पर्म्स एंटर करते हैं तब बेटा ज्यादा खतरा नहीं है। चलिए, दूसरी चीज मैं मीटिंग को कैसे रोक सकती हूँ? भाई आप सीमेन को एंटर ही मत होने दो। सीमेन की एंट्री फ्रॉम वजाइना वो ही नहीं होने दो कि भाई सीमन को वजाइना के अंदर ही मत जाने दो। अच्छा, तीसरा तरीका ये भी तो है कि मैं सीमन को इजैक्यूलेशन में होने ही नहीं दूं। मतलब आपका जो स्पर्म है वो इजैक्यूलेशन में ही हो ही ना, तो सीमन एक्चुअली आउट फ्रॉम द पीनस आ ही नहीं, पीनस के बाहर सीमन को लाना ही नहीं है। चलिए बेटा, ये मेरा हो गया एक और तरीका। अब ऐसा भी तो कह सकती हूँ कि चलिए सारी चीजें हो गई, लेकिन किसी भी तरीके से यूटेरस में आगे डेवलपमेंट होने वाली है, मैं यूटेरस को अनफिट कर दूं। भाई आगे सारी कहानी तो फीमेल की बॉडी में होगी। अगर मैं यूटेरस को ही अनफिट कर दूं ताकि वहां पे तुम्हारा प्लासेंटा भी नहीं बने, लाइनिंग थिक भी ना हो, तो तब भी हम रोक सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? यूट्रस को भी अनफिट कर सकती हूँ। तो कुल मिलाकर के या तो मैं एंट्री रोक सकती हूँ, या तो मैं फॉर्मेशन रोक सकती हूँ, या मैं किसी तरीके से उसकी आगे की डेवलपमेंट रोक सकती हूँ। सो नाउ इन्हीं अलग अलग मेथड्स पे काम करते हैं वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। ये बेटा आपका डिवाइडेड है इन डिफरेंट टाइप्स। जैसे हम नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड्स पढ़ेंगे, ओरल मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस पढ़ेंगे, कुछ सर्जिकल मेथड्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड्स। नाउ व्हाट आर द नेचुरल मेथड्स? आप यहाँ पे कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप यहाँ पे कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का कोई बैरियर इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो ये बेटा यहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं है। मतलब आप बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग एनी पिल्स और मे बी एनी डिवाइस, और मे बी कुछ रोक नहीं रहे, कुछ बैरियर नहीं बना रहे, ऐसा कुछ आप नहीं कर रहे हो। कुल मिलाकर के ये सब कुछ नेचुरल आपको देखना है। नेचुरल जो साइकिल होती है मेल और फीमेल की, नेचुरल जो प्रोसेस होता है, उसी को समझ करके इसको मेथड को अप्लाई करना है।
और ये सारे जो मेथड्स होते हैं दीज आर कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड जब मैं कहती हूँ तो ये शुरू से इस्तेमाल हुए आ रहे हैं, जब ये सब डिवाइसेस थे भी नहीं बेटा, और ये आज भी इस्तेमाल होते हैं। बट एट द सेम टाइम these methods are not 100% श्योर। अब ये क्यों नहीं है 100% श्योर, इसको अब हम देखते हैं, फिर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सबसे पहला तरीका आपका नेचुरल मेथड का है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब इसको कैसे याद करना है, पीरियोडिक, पीरियड का एक समय, एब्स्टिनेंस रोक रहे हैं आप, किसी समय कुछ तो तुम रोक रहे हो। अब जब समय की बात आती है तो ये समय बलवान किधर देखा जाएगा, फीमेल की बॉडी में देखा जाएगा। फीमेल की बॉडी में फिक्स है भाई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन की होगी ऑन एन एवरेज, और इसमें 10 से 17 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होती है। अगर हम ऐसा करें कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो सीमन अंदर आएगा, सीमन अंदर आएगा और एग बैठा हुआ तो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा। तो इस मेथड में हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं बेटा, जो 10 से 17 डेज का ये जो टाइम पीरियड होता है, इट इज द हाई फर्टाइल पीरियड। ये काफी फर्टाइल पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पे ओव्यूलेशन होता है। तो भाई आपका जो ओवम है वो बढ़िया वहां पे स्पर्म के लिए वेट कर रहा होगा, और अगर स्पर्म इस बीच में आ जाता है कोई रोक ही नहीं सकता प्रेगनेंसी को। चलिए बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो हाईली फर्टाइल पीरियड है, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इस टाइम पे अगर हम अवॉइड करें सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें, सो डेफिनेटली बेटा ये आपका एक बर्थ कंट्रोल मेथड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्पर्म एंटर भी करता है, एंटर किया, बट देयर इज नो ओवम, भाई एग तो वहां पे है ही नहीं, देयर इज नो एग, भाई एग तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इस टाइम पे स्पर्म अगर एंटर भी करता है तो कोई एग नहीं है, तो बेटा कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बर्थ कंट्रोल होगा। सो दिस मेथड इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नाउ अब इस चीज में एक चीज का ख्याल रखना होता है कि बेटा ये जो डेट्स हैं इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होता है। और ये मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताती हूँ, बहुत से लोग, बहुत, देर आर मेनी 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 पीपल इन दिस वर्ल्ड, मेनी गर्ल्स इन दिस वर्ल्ड, जिसके ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये ऑन एंड ऑफ होती है। ऑन एंड ऑफ का मतलब है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी एकदम रेगुलर साइकिल चल रही होती है। सो अक्सर कभी उनके पीरियड्स आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? बिकॉज हेल्थ की वजह से, हमारी जो डाइट होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज या स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तो उस कंडीशन में इन सारी चीजों को हम जज नहीं कर सकते। तो मैं साथ साथ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी लिखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखती हूँ बेटा, सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो आपके पीरियड्स को या साइकिल को मॉनिटर करना, पीरियड्स मॉनिटरिंग इज डिफिकल्ट व्हेन देयर इज इम्बैलेंस। कोई भी तरीके का इम्बैलेंस है या इर्रेगुलर है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा इर्रेगुलर है, उस केस में ये हम फिर नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में उस टाइम पे क्या चल रहा है। सो ऑब्वियसली इस बात में, इस केस में ये 100% एफिशिएंट नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल मेथड इज कोइटस इंटरप्टस। अब ये कोइटस इंटरप्टस क्या है? तो कोइटस क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि जो मेल का पीनस है दैट हैज टू बी गो इनसाइड द फीमेल वजाइना, दिस इज कोइटस। इंटरप्टस, इसको इंटरप्ट कर दो।
अभी ये बहुत लोग यूज करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये भी कन्वेंशनल मेथड है। तो इसका मतलब क्या है मैं एग्जैक्टली आपको बताती हूँ। से देखिए बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ, बट एट टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन, at time of ejaculation, the penis is withdrawn. penis को withdrawn किया है so that ejaculation is not inside vagina. कि भाई जिस टाइम पे सीमेन जस्ट बाहर आ रहा है उस टाइम पे पीनस को विड्रॉ कर लिया जाए तो वो सीमेन चांसेस हैं कि ये एंटर नहीं होगा फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, सो इस मेथड को कन्वेंशनली यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द विड्रॉल मेथड। नाउ अगेन बेटा, ये जरूरी नहीं है कि 100% श्योर हो, बिकॉज कभी कभी जो प्री सीमन के पहले देयर माइट बी सम फ्लूइड जिसमें कुछ रिमेन्स ऑफ अर्लियर स्पर्म्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेथड भी आपका 100% श्योर नहीं है। चलिए, नेचुरल मेथड का तीसरा मेथड होता है लैक्टेशनल एमेनिरिया। नाउ व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनिरिया? लैक्टेशनल बोले तो मिल्क का प्रोडक्शन वाला टाइम। तो देखिए बेटा, फीमेल के केस में क्या होता है, या मदर लिख लेते हैं, तो मदर क्या करती है, डिलीवरी करती है। अब आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर पार्चुरेशन फॉर ऑलमोस्ट 6 months, अराउंड 5-6 months के टाइम पे जो मदर होती है ना वो लैक्टेटिंग होती है। नाउ लैक्टेटिंग का मतलब है कि उनकी बॉडी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है। अब उस टाइम पे हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन का हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, तो नेचुरली बेटा कुछ ऐसा होगा कि जो गैमीट्स बनाने वाले हार्मोन हैं, उनको डेवलप करने वाले हार्मोन्स हैं, दैट इज योर FSH एंड LH, उनकी मात्रा कम रहती है, तो फॉलिकल्स डेवलप ही नहीं हो पाते। सो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मदर अगर आफ्टर डिलीवरी के टाइम पे बेटा लैक्टेशन पीरियड में होती है। नाउ दिस लैक्टेशन पीरियड इज फॉर अबाउट 6 months। अब इस टाइम पे क्या होता है बॉडी के अंदर, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है और FSH एंड LH ये कम होता है। बेटा ये FSH क्या करता है, यही मियोसिस कंप्लीट करवाएगा, मतलब एक्चुअली यही फॉलिकल्स को डेवलप करता है। फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो उसमें से oocyte निकलता है और ये LH उस oocyte को निकालने में मदद करता है, यानी ओव्यूलेशन करता है। तो यानी अगर बेटा ये हार्मोन कम है तो ये सारे प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। सो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाएंगे तो इवन व्हेन स्पर्म एंटर, कि मान लो स्पर्म एंटर भी कर रहा है, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम की एब्सेंस होगी और उस केस में बच्चे क्या होगा, यहाँ पे दोनों की मीटिंग नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। दिस इज द लैक्टेशनल एमेनिरिया। चलिए ना, क्योंकि आपने देखा इन सभी मेथड्स बहुत ही नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए इन सारे मेथड्स को हमने नेचुरल मेथड बोला। नाउ प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे जो हमें करना है दैट इज द बैरियर मेथड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरियर मेथड? क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा है और हो सकता है कुछ बच्चों ने शायद मेरे से कभी पढ़ा हो। सो देखिए बैरियर मेथड का मतलब क्या है। अब ऐसा समझो कि तुम हो, ठीक है, पेपर तुम्हारे खत्म हो गए और तुम ऐसा बढ़िया ऐसा तैयार होकर के जेल लगा करके बालों को ऐसा स्पाइक्स वाइक्स खड़ा वड़ा करके चश्मा पहन के जो दाढ़ी थोड़ी बहुत आ रखी है उसी को ऐसे स्टाइल मार करके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा करके
और तुम बेटा निकल लिए बाइक लेकर के मिलने की अपनी दोस्त के साथ, चलो वही मीटिंग करेंगे, बढ़िया करेंगे, कुछ बातें करेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, तुम्हारा कटेगा। क्यों कटेगा? देखो अभी भाई तुम बड़े हुए नहीं हो, ठीक है, आवाज अभी भारी हुई नहीं है, दाढ़ी अभी पूरी आई नहीं है, 12th पार करके अभी निकले नहीं हो, पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया। पुलिस ने तुमको क्यों पकड़ा? लाओ हेलमेट नहीं है, लाओ लाइसेंस नहीं है, लाओ जो भी पर्चे नहीं है, क्या करोगे? बंद। चालान दे दो, तुम पे चालान भी नहीं होएगा बाई चांस, ठीक है, बुलाओ हम पापा को बुलाओ, और बस तुम्हारा फिर टप 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 शुरू। तो बेटा यहाँ पे क्या किया, रोक लगा दी ना, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए ना, एक बैरियर यहाँ पे लग गया। अच्छा, अब स्पर्म के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये बैरियर कोई भी लगा सकता है, मेल भी लगा सकता है, फीमेल भी लगा सकती है। कि लड़का भी बोल देगा भाई मेरे को मिलने जाना ही नहीं है, मेरे को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और लड़की बोलेगी मैं क्यों मिलूं उससे, मुझे नहीं मिलना उससे, फालतू टाइम वेस्ट करता है, पकाता है। द पॉइंट इज बैरियर कौन लगाता है? लड़का भी लगा सकता है, लड़की भी लगा सकती है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, आप क्या करते हो, स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा रहे हो। किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है कि इनकी मीटिंग ही नहीं हो पाए, ये आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। और मिल कैसे नहीं पाएंगे भाई? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फीमेल की बॉडी के अंदर होती है ना बेटा। तो अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ये स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा, एक बैरियर लग गया, तो भैया कैसे इसकी मीटिंग होगी, कैसे प्रेगनेंसी होगी? सो दैट इज अ बैरियर मेथड्स। कई सारे बैरियर मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को तो यहाँ पे समझो कि देखिए बेटा, बैरियर मेथड्स क्या होता है, एक तरीके से कि देयर इज नो मीटिंग ऑफ द गैमीट्स। दिस इज द प्रिंसिपल कि यहां पे हम गैमीट्स की मीटिंग नहीं होने दे रहे। अब कैसे नहीं होने दे रहे? कि स्पर्म्स बच्चे, इट कुड नॉट एंटर द वजाइना एंड रीच टू एग। भाई स्पर्म वजाइना से एंटर ही नहीं हो पाएगा और एग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। इवन इफ एग इज प्रेजेंट देन ऑल्सो स्पर्म कैन नॉट गो देयर। अब ऐसा क्यों हो सकता है? ये बाय फीमेल्स भी हो सकता है एंड ये बाय मेल्स भी हो सकता है, यानी दोनों में से कोई भी ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकता है जो यहाँ पे एक बैरियर बन के खड़े हो जाए, एक रुकावट करके खड़ी हो जाए। तो अगर वेदर इट इज यूज बाय मेल्स और वेदर इट इज बाय फीमेल्स, ये बैरियर, ये डिवाइस जब बॉडी में लगा दिया जाता है, नाउ ये अगर फीमेल ने यूज किया है तो फीमेल की बॉडी में होगा, मेल ने यूज किया है तो मेल अपनी बॉडी पे लगाएगा, एंड अल्टीमेटली दीज स्पर्म्स कुड नॉट एंटर एंड रीच टू द ओवम, एंड बेटा देयर विल बी नो मीटिंग, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से बैरियर मेथड्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कॉन्डम्स की। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्डम्स? सुना तो सबने ही होगा, लेकिन मजाक में ही सुना होगा। इंपॉर्टेंस कभी किसी ने इसकी समझी नहीं, ना इसकी अवेयरनेस की जरूरत समझी, बट ये बहुत जरूरी होता है। Condoms beta, these are not only used by males but also these are used by females as well. So देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि these are used by males as well as females. Females के केस में इसको बोलते हैं फेमिडॉम्स, ठीक है। अब ये होता क्या है? सो एक लेटेक्स की शीट होती है, ठीक है। मेरे पास पिक्चर नहीं है, these are diaphragms and all, बट इस तरीके से देयर इज अ लेटेक्स की शीट, एंड ये बेटा क्या करेगी? पीनस को कवर करती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द मेल वाला कॉन्डम, सो इट इज अ थिन लेटेक्स शीट, ठीक है। लेटेक्स की शीट होती है जो कि काफी थिन होती है, और ये बच्चे क्या करेगी? आपकी कवर करती है, इट कवर्स दी penis such that ejaculation तो हो रही है बेटा, बट ये जो है एंट्री नहीं हो रही। एक्चुअली ejaculation तो हो रहा है लेकिन एंट्री नहीं हो रही इन वजाइना। वजाइना में इसकी एंट्री नहीं हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज याद करेंगे, निरोध, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज द फर्स्ट कॉन्डम इंडिया का। तो बेटा सबसे पहले बनाया था यहाँ पे निरोध, उसका नाम है। नाउ फीमेल्स के केस में इसको फेमिडॉम्स कहते हैं,
सेम ही चीजें हैं, सेम बेटा ये क्या करेगी, इट विल कवर दी वजाइना, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग को रोक रहे हैं, वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द मीटिंग ऑफ द गैमीट्स। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे होते हैं डायफ्राम्स which are used by females, vaults, these are also used by females, and cervical caps, these are also used by females बच्चे। अब देखिए डायफ्राम्स कैसा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डायफ्राम है बड़ा सा, सो इट इज अ लार्ज। अभी लार्ज का मतलब ये नहीं है बहुत ही बड़ा, मतलब कंपैरेटिवली इससे ज्यादा गोल है। तो ये बेटा क्या होता है, डूम शेप, और ये उतना ही लार्ज है जितना ये कवर करेगा वजाइना एंड सर्विक्स को, ठीक है। सर्विकल कैप भी इसी तरीके से होता है। तो देखिए बेटा दीज आर वॉल्ट कैप एंड दिस इज सर्विकल कैप, दीज आर वॉल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और ये बेटा इसी के जैसा इसका छोटा वर्जन होता है। सो अगर मैं सर्विकल कैप कहूं तो ये भी कवर करता है सर्विक्स को, और अगर मैं वॉल्ट्स की बात करूं तो आई कैन से इट इज अ स्मॉलर डायफ्राम। कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हैं ये तीनों फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, और ये तीनों चीजें भी वही काम कर रही हैं कि अल्टीमेटली इट इज नॉट अलाउइंग द स्पर्म टू एंटर द फीमेल बॉडी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं कि फीमेल चाहे फेमिडॉम्स, अब ये सारे फीमेल कॉन्डम्स को इकट्ठा फेमिडॉम कह रहे हैं। फीमेल बेटा क्या करती है, विद दीज डिवाइसेस उनके साथ कुछ जेलीज, फोम्स, क्रीम का भी इस्तेमाल करती है। ये क्या करते हैं, ये तीनों These act as a spermicide, साइड मतलब किलिंग, स्पर्मी मतलब स्पर्म को किलिंग। तो ये क्या करेंगे, गलती से अगर एक आध हो गई तो ये किल कर देंगे स्पर्म्स को, they will kill the sperms। Now, अब ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ द कॉन्डम्स, ऑफ द बैरियर मेथड, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए ना बेटा यहां पे आप समझते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। तो क्या यहाँ पे इसके कुछ फायदे हो सकते हैं, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सो ये बेटा इजीली अवेलेबल होता है, सबसे बढ़िया बात कि बहुत ही इजीली आपको हर जगह हर मेडिसिन शॉप पे मिल जाएगा। इनफैक्ट मेडिकल शॉप पे नहीं और भी बहुत सारे शॉप्स में मिलता है। दूसरी चीज बच्चे, ये चीप होता है, महंगा नहीं होता, तो इसको इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। ये बेटा इजी टू यूज होता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे फिट कर दो, भाई आप इसको अपने हाथों से अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा, ये इफेक्टिव भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं, मतलब खतरनाक है, मतलब बेकार है, इफेक्टिव भी है बेटा। इट इज मोस्ट वाइडली यूज, काफी ज्यादा यूज होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, द बेस्ट थिंग इट हैज इज कि ये प्रिवेंट करता है, आई विल नॉट से कंट्रोल, आई विल से प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है एसटीडीज। एसटीडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट भी करता है, जो और कोई मेथड आपका नहीं करेगा। बट नाउ अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो हर चीज के अपने नुकसान और फायदे भी होते हैं बेटा। अब नुकसान पे जरा देखा जाए कि ये यहाँ पे सबसे पहली चीज इतने भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, टीयरिंग के चांसेस हो सकते हैं। सो फेलियर के चांसेस हो सकते हैं बेटा, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। और ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब वंस यूज कर सकते हैं, दिस कांट बी रिपीटेड। अच्छा एक और बढ़िया बात बताती हूं बेटा, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड ऑल दीज कैन बी रिपीटेड,
फीमेल्स में ये रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ये जो कॉन्डम्स होते हैं मेल में, दैट आर यूज एंड थ्रो, यू कैन नॉट रिपीट इट अगेन। ठीक है, चलिए ना अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले मेथड की, विच आर बैरियर मेथड के अंदर ही केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स मैंने आपको यही बताया बच्चे कि ये जो होती हैं दीज आर यूज्ड बाय फीमेल्स, फीमेल्स द्वारा इनको यूज किया जाता है। तो ये क्या होती है, ये फोम्स हो सकती हैं, जेली लाइक हो सकता है, देन ये क्रीम्स हो सकती हैं। ये बच्चे क्या करती हैं, दीज आर अप्लाइड अलॉन्ग विथ फिजिकल बैरियर्स। इन फिजिकल बैरियर्स के साथ इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे उनकी एफिशिएंसी को। ये कैसे करते हैं बेटा, क्योंकि ये स्पर्मीसाइड की तरह काम करते हैं, ये उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं बच्चे, एंड दीज आर यूज्ड बाय ओनली फीमेल्स। अच्छा, इसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, सो इसमें बेरियम सल्फेट हो सकता है ना, इसमें तुम्हारा बोरिक एसिड हो सकता है, ZnSO4 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इसको चेक कर लेना, बाकी कंफर्म है। ठीक है, चलो ना नेक्स्ट बेटा, ये वाली सारी चीजें हो गई, बैरियर मेथड हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला मेथड यहाँ पे मेरा आता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। नाउ व्हाट आर दीज इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रा बोले तो अंदर, यूटेरिन बोले तो यूट्रस के अंदर, डिवाइसेस यानी डिवाइस। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो यूटेरस के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं और ये कॉन्ट्रासेप्शन को प्रोवाइड करते हैं। सो इन्हें हम IUDs या बेटा IUCDs भी कह देते हैं। तो क्या मतलब है इसका, दीज आर इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ना ये मेथड्स कैसे होते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये आपके जो मेथड्स है दीज आर ओनली यूज्ड बाय फीमेल्स, ओनली बाय फीमेल्स द्वारा ही यूज किया जाता है। और ये बच्चे आपके बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द वाइडली यूज, वेरी वेरी इफेक्टिव, और ये मंथ्स तक काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। इसका एक्चुअली काम क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए बेटा। प्रिंसिपल इसका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की कौन से टाइप की ये IUD है, बट कुल मिलाकर के क्या है, ऐसे डिवाइसेस जो कि इम्प्लांट कर रहे हैं यूटेरस के अंदर और वो बेटा प्रेगनेंसी को नहीं होने दें। तो या तो ये क्या करेंगे, मीटिंग ही नहीं होने देंगे, स्पर्म को किल कर देंगे। ठीक है, या ये क्या करेंगे बच्चे, यूट्रस को अनफिट कर सकते हैं, ये ओव्यूलेशन को भी रोक सकते हैं, ये बच्चे स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे कैसे करेंगे। सो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी एक चार्ट 3 तरीके की IUDs का, और ये बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ IUDs। एक जिसको हम कहते हैं आपका नॉन मेडिकेटेड, एक आपका होता है कॉपर रिलीजिंग, और एक बच्चे होता है मेडिकेटेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये सारे क्या क्या हैं। सबसे पहले ना मैं कॉपर रिलीजिंग की बात करूंगी, क्योंकि तुम ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो, तुमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। अभी पहले इसके बारे में कैसे पढ़ा है, ध्यान से सुनो बेटा। याद करो क्लास 10th में तुमने पढ़ा था कॉपर टी के बारे में, ये वही है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल,
कॉपर टी, Cu7, मल्टी लोड 375। तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बताना होता है कि कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, कौन सा मेडिकेटेड है, वगैरह वगैरह। नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार ना। अब ये क्या करेगा, इफ यू सी हियर, तो ये बेटा यहाँ पे एक चीज को इम्प्लांट किया गया है। सो ये कैसे इम्प्लांट करते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा हमने एक डिवाइस के थ्रू इसको बॉडी में डाला, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, ये ऐसा एक्सपैंड हो जाती है, फिर एक तार से यहाँ पे लटकती है, स्ट्रिंग से लटक सकती, सो दैट हम इसकी मदद से इसको बाद में रिमूव भी करा सकें। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो डिवाइस है, तो ये वाला डायग्राम पर्टिकुलरली कॉपर टी का है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे यूट्रस में इम्प्लांट हो चुकी है। सो कॉपर टी वाली क्या करती है, कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब क्या है, इन सभी में आप देखिए, दिस इज योर एक ये तुम्हारी कॉपर टी, ये तुम्हारी कॉपर 7 Cu7, ये तुम्हारी मल्टी लोड। इन सभी में बेटा तुम देखोगे ये इस तरीके से, सी यहाँ पे भी, यहाँ पे ये, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये कॉपर की वायर होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कॉपर की वायर होती है जो रिलीज करते हैं कॉपर आयंस, ये कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं ना। ये कॉपर आयंस बिल्कुल पसंद नहीं करते स्पर्म को ये कतई पसंद नहीं करते। क्यों बेटा, स्पर्म की ये मोटिलिटी को खराब कर देते। मोटिलिटी बार बार मैं बोल रही हूँ, मतलब उसकी मूविंग, उसकी चलने की कैपेसिटी। सो ये बच्चे क्या करते हैं, दीज आयन दे डिक्रीज दी fertilizing capacity of sperm. They also kill these sperms. और इस तरीके से यहाँ पे ये काम करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का ना। दूसरा मेथड बेटा होता है आपका मेडिकेटेड। अब इसको ध्यान से सोचना, मेडिकेटेड में यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है ना। एक चीज को याद रखो, मैं इसको स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन कर देती हूँ जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे थे। सो रिमेंबर बेटा वन थिंग, एक चीज याद कीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी की यहाँ पे बात की जाएगी तो ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपकी ओवम की फॉर्मेशन की बात करूंगी और उसके रिलीज की बात करूंगी, फॉर्मेशन एंड रिलीज की बात करूंगी, तो बेटा यहाँ पे FSH और LH की बात होती है। अब अगर मैं इसको कम करूंगी तो काम नहीं हो पाएगा, इसको कम करूंगी तो काम नहीं हो पाएगा। सो हमें अपनी बॉडी में इन हार्मोन्स की नॉलेज होनी चाहिए ना। बेटा ये जो मेडिकेटेड IUDs होते हैं, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे एक आपका LNG-20, LNG stands for levonorgestrel. Then one there is progestasert. इनके अंदर बच्चे आपके सिंथेटिक हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लुक हियर, ये मेरी हार्मोनल IUD है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कोई कॉपर वायर नहीं है, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ये वाले हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। तो होता क्या है बेटा, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली, और ऑब्वियसली सिंथेटिक बेटा, ये हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में ज्यादा है तो उसकी वजह से FSH और LH बच्चे कम हो जाएगा। अब अगर FSH और LH कम हो जाएगा तो यहाँ पे फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगी या फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो अल्टीमेटली बेटा अगर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, ओव्यूलेशन ही नहीं हुई, तो स्पर्म आकर के वहाँ क्या ही उखाड़ लेगा। अच्छा, एक और मेथड एक और करता है ये बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं, ये लाइनिंग को थिक करते हैं। तो ये सर्विक्स की वजाइना की लाइनिंग को थिक कर देता है, जिसकी वजह से एक तरीके से गाढ़ा हो जाता है, तो स्पर्म वहां पे इजीली स्विम नहीं कर पाता। तो ये स्पर्म क्या करता है, ये तैरता हुआ पहुंचता है अपने ओवम के पास।
अगर मैं वहां की लेयर को गाढ़ा कर दूं, थिक कर दूं, वहां के म्यूकस को थिक कर दूं बच्चे, तो ये वहां तक इजीली स्विम नहीं कर पाएगा, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। सो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, इट मेक्स दी सर्विक्स हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है कि यहाँ पे लाइनिंग थिक हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर पाता वहां तक। तो इस तरीके से दोनों का मिलना नहीं हो पाता, तो यहाँ पे मीटिंग भी नहीं हो पा रही, ये स्पर्म्स को किल भी कर रहे हैं बेटा, यूट्रस को भी एक तरीके से वो अनफिट कर रही है। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, ये अनफिट भी कर देती है यूट्रस को, मोटिलिटी भी कम कर रही है, ओवुलेशन भी नहीं होने दे रही। दिस इज मेडिकेटेड आईयूडी। नाउ जो मेरा लास्ट मेथड है दैट इज नॉन मेडिकेटेड। इसके एग्जाम्पल में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल इज लिपीज लूप। एक बार यहाँ पे देखेंगे, ये इस तरीके का सांप जैसा होता है लिपीज लूप। अब इसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब ध्यान से सुनो ये कैसा काम कर रहा है, समझाने के लिए मैं बेस्ट तरीके से बता रही हूँ। मान लो जैसे अपन को कोई चोट लगती है ना, तो कोई चोट लगती है तो बॉडी में क्या होता है, ऑब्वियसली खून निकलता है और खून बंद भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज, हमारे जो WBCs है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? कि वहाँ पे कोई पैथोजन वगैरह आएगा तो वो उसको खा जाएगा। अब ये बेटा क्या करते हैं, जो लिपीज लूप है, हल्के से इसको बॉडी में इंसर्ट किया, हल्का सा कट ये कॉज करती है, मेजर नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। अब जब वहाँ पे एंटीबॉडीज रहेंगे, रेडी रहेंगे, WBCs रेडी रहेंगे बेटा, तो क्या होगा आपका, अगर स्पर्म वहाँ पे आएगा तो स्पर्म भी तो फॉरेन चीज है ना, वो भी तो बाहर की चीज है, अपनी बॉडी का तो नहीं है, तो बेटा वो उसको किल कर देता है। सो यहाँ पे ये क्या करती है, क्रिएट अ स्मॉल कट। ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसी लैंग्वेज में आप लिखना नहीं। अब ये चीज लिखना, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये इंक्रीज कर देते हैं वहां पे एक्टिविटी ऑफ WBCs, मैक्रोफेजेस वगैरह। अब क्या होगा, जब स्पर्म अराइव, व्हेन इट विल कम, ये जो अपनी मैक्रोफेजेस है ये इसको खा डालते हैं। ये क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस कर देंगे इनकी। सो दीज आर द नॉन मेडिकेटेड IUDs। तो ये बेटा प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिंदगी भर तुम्हारे ये काम आएगा। सो यहाँ पे ऑल दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। दिस इज द लिपीज लूप। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एडवांटेज की और इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहले बेटा फायदा, तो जैसे मैंने कहा काफी वाइडली यूज है और काफी इफेक्टिव भी है। दूसरी चीज बेटा, अब यहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस तो अच्छी खासी होती है, कोई मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज नहीं कर रही। ठीक है बेटा, ये मंथ्स तक काम आती है। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। चलिए बेटा डिसएडवांटेजेस इसकी देखेंगे। सबसे पहली चीज, ये इजीली यूज नहीं है, आपको डॉक्टर्स या नर्स की जरूरत होगी, नर्स और डॉक्टर रिक्वायर्ड। ये प्रोसीजर हम खुद नहीं कर सकते बेटा। ये कभी कभी मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग कॉज करती है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हाई ब्लीडिंग, तो ये ज्यादा ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इट कैन ऑल्सो लीड टू इरिटेशन एंड पेन। कभी कभी अपने आप निकल जाती है बिना बताए, अननोइंगली कम्स आउट। अच्छा, ये कभी कभी ना प्रेगनेंसी को कहीं और कर देती है कि चलो यूट्रस में तो हो नहीं पा रही, कहीं और कर देते हैं प्रेगनेंसी, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कॉज करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम आगे भी पढ़ेंगे,
प्रेगनेंसी अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे बात कर दी। चलिए, अब हमने यहाँ पे ये सारे आईयूडीज पढ़े, इसका प्रिंसिपल पढ़ा, हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े। नाउ बेटा लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड दैट इज ओरल पिल्स, जिसको हम फिजियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। देखिए, फिजियोलॉजिकल मेथड यानी जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी से खेल रही है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल चीजें, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का काम कैसे निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारे, तो यहाँ पे इसमें आती है ओरल पिल्स। सबसे पहले यहाँ पे इट इज ओनली यूज बाय फीमेल्स, ये भी केवल फीमेल्स द्वारा ही इस्तेमाल होती है। अगर मैं यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स की बात करूं तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा कि ये फीमेल के अंदर या तो ओव्यूलेशन को नहीं होने देती, या तो ये भी बेटा सर्विक्स को थोड़ा सा हॉस्टाइल करेगी, ये बच्चे यूट्रस को अनफिट भी कर सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 तरीके की पिल्स होती है। लेट्स टॉक अबाउट दोस 3 टाइप्स ऑफ पिल्स, बट उससे पहले यहाँ पे वही प्रिंसिपल समझिए। ये क्या कर रही है, ओवम की ओव्यूलेशन या एग की फॉर्मेशन नहीं करने दे रही। सो यानी कि एफएसएच और एलएच को यहाँ पे कम करना है, और ये कब हो सकता है, जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बढ़ा करके एलएच एंड एफएसएच को कम किया जाता है। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो याद रखें ये जो मेडिसिन होती हैं बेटा, इनमें कोई कोई मेडिसिन ऐसी होगी जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा ईस्ट्रोजन कम होगा, कुछ ऐसी जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बराबर होगा, बट ऐसी कोई भी पिल नहीं होगी जिसमें केवल ईस्ट्रोजन होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब 3 तरीके की मेरी एक होती है, एक होती है बेटा डेली लिए जाने वाली, एक होती है वीकली लिए जाने वाली, और एक होती है आपकी वीकली या मंथली लिख देते हैं, इमरजेंसी पिल्स। अच्छा, एक चीज और बेटा, ये भी कभी कभी इमरजेंसी के लिए काम आती है, आपके आईयूडीज। अभी इमरजेंसी क्या है अभी देखिए बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी पिल्स, क्योंकि आपने इनके बारे में सुना है। जो आप देखते हो ना, आई पिल, अनवांटेड 72, और कोई नाम याद नहीं आ रहा, यही 2 हैं, है ना। अब लेट्स सपोज कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अब रियलाइज हुआ कपल को कि भाई ये तो फर्टाइल पीरियड था, और हो सकता है कि स्पर्म पहुंच जाए अपने ओवम तक। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम कर सकते हैं कि चलो स्पर्म तो चला गया, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं पाए, आगे कुछ बिगाड़ नहीं पाए। सो यहाँ पे इमरजेंसी पिल्स बेटा कब ली जाती है, लेट्स सपोज अगर फेलियर हो गया ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कि मान लो कभी कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक से काम नहीं कर पाया, या मान लो बेटा रेप केसेस हो, कोई ऐसी दिक्कत हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, अब लेनी है, तो उस केस में क्या की जाती है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि आई पिल, अनवांटेड 72। तो बेटा 24 आवर्स या 44 आवर्स के विद इन इसका इनटेक किया जाता है, टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो ये क्या करेगी, मान लो ओव्यूलेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये अनफिट कर देगी यूट्रस को, ठीक है, या बेसिकली क्या करेगी, ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देगी अगर हो भी गया तो। ठीक है, चलिए ना, वीकली में आपका एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज सहेली। और यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको कहां बनाया गया था, CDRI, विच इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ।
तो लखनऊ यूपी आपका इंडिया में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे इस जगह पे सहेली को बनाया गया। इसके अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ये होता है। इट वाज द फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सबसे पहली ये थी बेटा। तो फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी जो अपनी बॉडी में नहीं बनी है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकूं, इसका मतलब क्या है कि हम सिंथेटिक हार्मोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब समथिंग विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, ये अपन ने खा ली। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कि अगेन वही सारी चीजें कि ओव्यूलेशन ना हो, यूट्रस अनफिट रहे, तो इसको कैसे लिया जाता है, वीक में एक बार, है ना। फिर उसके बाद इसको कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ही होता है कि लेट्स सपोज पहले तो वीकली ली जा रही है, देन बेटा उसके बाद मंथली ली जा रही है। इस तरीके से धीरे धीरे इसको रोक देते हैं। नाउ अनदर मेथड इज, अनदर टाइप इज डेली कॉन्ट्रासेप्टिव। डेली कॉन्ट्रासेप्टिव के एग्जाम्पल्स अगेन जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एक तुम्हारा माला एन, माला डी, ये बेटा डेली कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। अब ये क्या करते हैं, मान लो कि ये डेली लिए जाते हैं, तो जो भी फीमेल है, कपल्स जो हैं, उनको अगर नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, तो फीमेल क्या करेगी, डेली इसको रेगुलर बेसिस पे खाएगी। आज एक गोली खाई, कल एक गोली खाई, इस तरीके से। तो पहले क्या होता है, लगातार 7 दिन तक चलती है, फिर धीरे धीरे इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो उस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब भी पहली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, उसी टाइम पे बेटा ये आपकी चीज स्टार्ट हो जाती है। सो मैंने क्या बोला, इस पिल को डेली लिया जाता है 7 डेज, फिर बेटा रिड्यूस किया जाता है। तो ये तभी शुरू हो जाती है, रिड्यूस किया जाता है डोज को। और ये कब शुरू कर देते हैं, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, भाई जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है पहली डेट से। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहले एडवांटेजेस, बेटा ये काफी कॉमनली यूज होता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज, काफी इफेक्टिव भी होता है। उनकी बाकी मेथड्स की तरह इसमें कोई ऐसा चोट खाने वाला साइड इफेक्ट नहीं है। सो इट हैज लेस साइड इफेक्ट्स and it is simple to use, simple to use। उसके अलावा बच्चे क्या होता है, ये इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गया ना। डिसएडवांटेजेस अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं होता, देयर आर माइनर साइड इफेक्ट्स। सो माइनर साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉजिया होना, थोड़ा सा सर में दर्द होना, उल्टी जैसा होना, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे हो जाती है ना, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, सही से नहीं खाई गोली, तो बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, डिसएडवांटेजेस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है। अच्छा, मैं ये कह सकती हूँ इफेक्टिव तो है, ठीक है ठीक है, एसटीडी नहीं रोक सकता, एसटीडी कंट्रोल नहीं कर सकता। चलिए ना, अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट मेथड आता है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। इंजेक्शंस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करेंगे वही प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और इम्प्लांट्स बेटा क्या होते हैं, इस तरीके से ऐसे 3-4 स्टिक्स, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके की ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, इनको ऐसे स्किन के अंदर लगा दिया जाता है। इनमें वही प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि धीरे धीरे इन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है
और ये अपना काम करते हैं, काफी इफेक्टिव होता है। वही जब भी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हो तो सबका प्रिंसिपल वही है कि ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, गैमीट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया फायदा इसका ये है कि लॉन्गेस्ट टाइम तक सबसे ज्यादा ये दिखाता है। मतलब अभी तक आपने जितनी भी देखी है ये ईयर्स तक भी आपका कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। नाउ बट अगेन दोनों ही केवल फीमेल्स के लिए यूज होता है। नाउ द लास्ट मेथड वी हैव इज द परमानेंट मेथड। अब देखिए परमानेंट बोले तो परमानेंट मतलब एक बार अगर हमने ऐसा मेथड इस्तेमाल कर दिया बेटा तो फिर यहाँ पे इट इज नॉट रिवर्सिबल। एक बार अगर कुछ ऐसा कर दिया फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। ये दोनों मेल्स फीमेल्स में होता है और एक बार हो गया तो स्टेराइल हो जाता है। नाउ दैट मेल और दैट फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस गैम मतलब दे नॉट कैन प्रोड्यूस गैमीट्स बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी। बेबी उनकी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो सकता। अब देखिए सबसे पहले वासेक्टॉमी की बात करते हैं बच्चे। दिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मेल्स। सो नाम से पता लग रहा है वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी क्या है? ये वास डिफरेंस को ऐसा कट कर दिया, टाई कर दिया। सो देखिए बेटा क्या करते हैं, इट इज कट एंड इट इज टाइड। कट करके उसको ऐसे बांध दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कट करके टाई करने के बाद इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक बात बताओ, स्पर्म यहाँ पे बनेंगे लेकिन क्या ये यहाँ पे आ पाएगा? नो। सो देखिए बेटा टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तो आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये सारे आपके फ्लूइड तो सिक्रीट कर रहे होंगे, इसलिए सीमन भी यहाँ पे आएगा। तो पीनस में से सीमन भी बच्चे बिल्कुल आएगा। बट यहाँ पे एक चीज होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बांध दिया तो ये स्पर्म बेटा यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा। स्पर्म यहाँ पे तो बन रहा है बट इसके बंद होने की वजह से अब ये इधर नहीं पहुंच पाएगा, तो स्पर्म के बच्चे ट्रांसपोर्टेशन को रोका। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, दैट इज सीमन जो निकलेगा दैट विल बी विदाउट स्पर्म। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पे सीमन निकलता है, स्पर्म भी बनता है, तो ऐसा नहीं होता कि गैमीट बन नहीं रहा। यहाँ पे द मेन प्रिंसिपल इज इन मेथड्स का कि आप यहाँ पे गैमीट की ट्रांसपोर्टेशन को होने नहीं देते। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन। नाउ अब ये कैसे करते हैं, तो एक्चुअली बेटा कट करते हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम में ऐसा छोटा सा कट लगा करके इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए यहां पे अब देखेंगे फीमेल्स के केस में ट्यूबिक्टॉमी कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा बच्चे, जो फैलोपियन ट्यूब है इसको कट करके टाई कर दिया। सो देखो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया तो स्पर्म तो एंटर करेगा, ओवम भी रिलीज होगा, लेकिन ये ओवम यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ये स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा, ओवम तो प्रोड्यूस होगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैम क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी? बिल्कुल होगी बेटा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम तो प्रोड्यूस होता है, मियोसिस तो होगी, और ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ये निकल करके ब्लड की तरह तो आएगा, क्योंकि ओवम बन रहा है तो लाइनिंग तो थिक हो रही होगी। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगी बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगी, ओवम भी बनेगा, ओव्यूलेशन भी होगा, बट अगेन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से गैमीट्स की मीटिंग नहीं हो पाएगी।
सो इस तरीके से ये होता है ट्यूबेक्टोमी। इसको कैसे करते हैं? या तो वजाइना में इंसिजन करते हैं या एब्डोमेन में, और वजाइना या एब्डोमेन में इंसिजन करके ये को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। सो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों मेथड्स के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, सो एडवांटेजेस बेटा ये है कि इट इज 100% सेफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट कुछ दिक्कत नहीं होगी, 100% इफेक्टिव, पूरी तरीके से इफेक्टिव है, कोई चांस ही नहीं है फेलियर का। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे इट इज इरिवर्सिबल, आप इसको दोबारा नॉर्मल नहीं कर सकते। चलिए ना, अब हमने सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पढ़ लिए बेटा। अब कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम क्यों कॉन्ट्रासेप्शन को करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाई कॉन्ट्रासेप्शन, हाउ कॉन्ट्रासेप्शन, नाउ दैट वी हैव स्टडीड व्हाई, क्यों हमें कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। नंबर 1, लेट्स सपोज अगर कोई रेप केस है, तब उस केसेस में ऑब्वियसली वी विल नॉट वांट द प्रेगनेंसी टू हैपन। अगर बेटा फेलियर हो गया ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अब मान लो कॉन्ट्रासेप्शन का भी फेलियर हो गया, तो इसमें भी हम फिर ऐसे इमरजेंसी पिल्स वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा होता है कि हमने परफॉर्म किया बट फेल हो गया, फिर इमरजेंसी पिल लेंगे। अच्छा, क्यों कर सकते हैं? मान लीजिए अनवांटेड चाइल्ड हो कि बच्चा बेटा चाहिए ही नहीं, अभी प्लान नहीं किया था बेबी को और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, चलिए उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, क्या पता बच्चे की या माँ की हालत ठीक ना हो, मैटरनल हेल्थ इश्यूज हो कि मम्मी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, या बच्चे फीटल या बच्चा होने वाले बच्चों को कोई इशू हो, ऐसे लिख सकते हैं। फ्यूचर बेबी को कोई डिजीज होने के चांसेस हो कि डायग्नोस हुआ है, भाई इसको रोकना है। चलिए बेटा, और क्यों रोकना है प्रेगनेंसी को? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और क्यों रोकना है? इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, कि मान लीजिए फैमिली में अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी इकोनॉमिकली वेल्दी नहीं है आपके मम्मी पापा ना। एक गुड कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होगी? अब अगर इतनी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे कि एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होती है बच्चे? सिंपल भाषा में कहा जाए, एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि इजीली अवेलेबल हो, हर जगह मिल सके, कोई शर्माई नहीं, उसको कहीं ढूंढने में दुकानों में आसानी से मिल सके, बच्चे वो इजीली यूज हो सके, खुद से उसको इस्तेमाल कर सके। इट शुड बी चीप, सस्ती होनी चाहिए। इट शुड बी इफेक्टिव, काम भी करनी चाहिए। इट शुड हैव लेस साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बेटा उसके कम होने चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल, कि जब चाहते हैं तब उसके बाद बच्चे को दोबारा से कंसीव कर पाए। अच्छा, अवेलेबल हो गई, इजी टू यूज हो गई, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट हैम्पर द सेक्सुअल डिजायर, हैम्पर सेक्सुअल, क्या वर्ड था तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है? डिजायर ही लिख लो भाई। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर को रोक रहा है कि चलो भाई अगर ये यूज कर लिया तो अब फीमेल विल नॉट वांट द सेक्सुअल इंटरकोर्स टू हैपन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो ये यहाँ पे मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे जिसमें मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी MTP से कहा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, वील मीट सून बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।